किया जाए शुरू। सेंटर ऑफ मास इन कोलिजन। तो कहां तक किया था पिछली क्लास में? माइक बंद है, चला है। तो अरे ये 5-5 लोग क्यों बैठे हैं पीछे? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, और तुम भी आ जाओ बेटा। हाँ आ जाओ ना। यहाँ आ जाओ, देखो कितनी जगह है। एक जगह, हाँ हाँ ठीक है, ये जगह खाली है, कोई नहीं है। आओ बेटा तुम भी आ जाओ आगे। तो आने तो दो ने, पता नहीं कब। यहाँ आ जाओ, कोई आगे नहीं होगा, आ जाओ। अरे नहीं लगेगी ठंड, तुम आओ तो। और बेटा ये ईयरफोन का बॉक्स भी लाते हो क्या साथ में? ईयरफोन का बॉक्स है तो रख लो बॉक्स में, है ना। अरे तुम क्यों इतना पीछे चले गए अंकित, इतना पीछे है? चलो तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमने किया था, और इसमें एक तो हमने वो फॉर्मूले कर लिए थे, फिर ये कर लिया था कि u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, ये भी कर लिया था, है ना। तो अब इसमें दो केसेस होते हैं। एक होता है केस 1 कि इफ both the particles have same mass, अगर जो दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनका मास सेम हो तो क्या होगा? तो इस केस में आप लिख सकते हैं कि उनकी जो वेलोसिटीज हैं दे गेट इंटरचेंज्ड, जो उनकी वेलोसिटीज हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये एक पार्टिकल है 1, इसका मास m है, ये है दूसरा पार्टिकल 2, इसका भी मास m है, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी u2 है दूसरे की। जब इनमें कोलिजन होगा तो जो पार्टिकल 1 है उसकी वेलोसिटी u2 हो जाएगी, और जो पार्टिकल 2 है उसकी वेलोसिटी u1 हो जाएगी। तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। लिखो।
जा रही, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, अच्छा इसके बाद है केस 2। केस 2 है कि इफ अ light object collides with a heavy object, if a light object collides with a heavy object, मान लीजिए कि ये कोई ट्रॉली है और एक पर्सन ने एक पार्टिकल को इस ट्रॉली की तरफ फेंका। तुम कहां जा रहे हो? कितनी देर में आओगे? 5 मिनट। अच्छा, तो एक पर्सन ने इस पार्टिकल को ट्रॉली की तरफ फेंका, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी हम लिख देते हैं यूएल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ऑब्जेक्ट, और इसको लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हेवियर ऑब्जेक्ट। तो आप खुद ही सोचिए, क्या इस पार्टिकल को ट्रॉली से टकराने पर ट्रॉली की वेलोसिटी बदल सकती है? नहीं बदलेगी। मतलब कि जो ट्रॉली है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी यू एच, मतलब जो वी एच होना चाहिए वो यू एच के ही बराबर हो गया, ठीक है ना। पर ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉल है, इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी और वी एल हो जाएगी, वी एल, ठीक। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें एक फॉर्मूला था u1 प्लस वी वन इज इक्वल टू यू टू प्लस वी टू, यानी कि आप लिख सकते हैं यू एल प्लस वी एल इज इक्वल टू यू एच प्लस वी एच। ये जो वी एच है ये भी किसके बराबर हो गया? यू एच के बराबर। तो यू एल प्लस वी एल, ये वैल्यू 2 UH के बराबर हो गई। तो यहां से जो लाइटर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो आ गई 2 UH माइनस यूएल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक लाइटर ऑब्जेक्ट एक हैवियर ऑब्जेक्ट के साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करे तो हैवियर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहती है, पर जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी बदल के 2 UH माइनस यूएल हो जाती है। यहां पे 2 ही लोग बैठे हैं? अच्छा, सबसे लास्ट में कौन कौन बैठा हुआ है? आइए आप आगे आ जाइए ना, और भी कोई बैठा हुआ है? आओ बेटा तुम भी आगे आ जाओ। थोड़ा थोड़ा सा खिसक जाओ। ठीक है,
थोड़ा सा बैग बेटा नीचे रख लो। हाँ, कर लिया ये कॉपी। अब जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये एक ट्रॉली है, ये इस तरफ जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से, और एक पार्टिकल इस पर ऐसे फेंका गया 4 मीटर पर सेकंड से, और दोनों के बीच जो कोलिजन हुआ वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, परफेक्टली इलास्टिक। तो हमें ये बताना है कि ये जो बॉल है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। What will be the final velocity of the ball? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो UL है वो कितना है 4, और जो UH है वो है 3। तो क्या होगा, टकराने के बाद जो ट्रॉली है वो तो 3 से ही चलती रहेगी, और ये जो पार्टिकल है ये चलेगा 2UH माइनस UL के साथ, यानी कि 2UH कितना है 3 माइनस UL कितना है 4, 2 3 जा 6, 6 माइनस 4 2। तो ये आया समझ में ये वाला पॉइंट? ठीक है ना, कोई डाउट नहीं? करें आगे करें। फॉर्मूला कैसे आया देखो ना यार, अभी अभी बताया था U1 प्लस V1 इज इक्वल टू U2 प्लस V2 था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला। अंकित हर क्लास में ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि कभी पढ़ रहे फिर कभी टाइम पास है। किया था ना, देखो तो वही तो है। ये वाला समझ में आया? अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, अगर मान लीजिए ये एक ट्रॉली है और ये इस तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, और एक पार्टिकल को इस तरफ 3 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, और दोनों के बीच का जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। तो हमें बताना है कि टकराने के बाद ट्रॉली की क्या वेलोसिटी होगी और पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी। ट्रॉली की वेलोसिटी तो सेम होगी, पार्टिकल की ही बदलेगी। देखो इसमें UH 2 है और UL क्या है, -3 है ना। तो जो ट्रॉली है उसकी वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, पर ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए ये होता है 2UH माइनस UL, यानी कि 2UH कितना हुआ 2 माइनस UL कितना हुआ -3, तो 4 + 3 7, यानी कि ये क्लियर हुआ ये पॉइंट? कोई डाउट इसमें? समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इतना ही है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती लेकिन इनिशियल और फाइनल सेम होती है।
एक रिलेशन होता है U1 प्लस V1 इज इक्वल टू U2 प्लस V2। फिर उसके बाद हमने एक पढ़ा था कि अगर फॉर्मूला निकालें तो V1 और V2 U1 और U2 के टर्म्स में आते थे, डिनोमिनेटर में होता था सम, न्यूमरेटर में अगर आप V1 निकाल रहे हैं तो U1 में डिफरेंस को रखते थे और U2 में डबल को रखते थे, और अगर V2 निकाल रहे हैं तो U2 में डिफरेंस को रखते थे और U1 में डबल को रखते थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक होता है प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट। इसमें टारगेट रुका रहता है, प्रोजेक्टाइल चल रही होती है। तो जब प्रोजेक्टाइल टारगेट से टकराती है तो वो कुछ एनर्जी का हिस्सा टारगेट को दे देती है और कुछ अपने पास रखती है। तो जो फ्रैक्शन वो दे देती है वो कितना होता था, किसी को याद है? जो फ्रैक्शन वो दे देती है वो होता था 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, और जो वो अपने पास रखती है वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ठीक है ना? फिर उसके बाद है कि अगर इक्वल मास के जो पार्टिकल हैं उनके बीच परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो तो क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगी। और फिर उसके बाद है कि अगर मान लीजिए एक लाइट ऑब्जेक्ट एक हैवी ऑब्जेक्ट से टकराए तो क्या होगा? तो हैवियर ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी चलता रहेगा और लाइटर ऑब्जेक्ट 2uh माइनस यूएल से चलता रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन था और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था। एक और चीज होती है, कोई जरूरी नहीं कि कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है वो 30% इलास्टिक हो सकता है 40% इलास्टिक हो। तो एक टर्म होता है जो हमें बताता है कि कोई कोलिजन कितना इलास्टिक है, उसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका सिंबल होता है ई, और यहां लिख देते हैं इट represents the degree of elasticity. It represents the degree of elasticity of a collision. ये जो E है, अगर इस E की वैल्यू आपको दी हो 0.2, इसका मतलब यह है कि जो कोलिजन है वो 20% इलास्टिक है। अगर E दिया हो 0.8, इसका मतलब कि जो कोलिजन है वो 80% इलास्टिक है। अगर मान लीजिए E दिया हो 0, तो 0 × 100 करोगे तो 0% इलास्टिक, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक। और अगर E की वैल्यू लिखी हो 1, तो 1 × 100 करके 100 ही आ गया, तो 100% इलास्टिक मतलब परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए जो E है वो आता है 1, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए जो E आता है वो आता है 0। इसमें कोई डाउट? ठीक है ना? तो E की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले कर लीजिए कॉपी। कर लिया कॉपी?
हो गया। ई का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है, देखो एक माइनस लगाते हैं हम, और ये होता है माइनस रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है ताकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को पॉजिटिव बनाया जा सके। कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन कोलिजन के पहले रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब ये कि एक m1 मास का पार्टिकल है जो u1 से चल रहा है, एक और m2 मास का पार्टिकल है जो u2 से चल रहा है। ये दोनों आपस में टकराए और टकराने के बाद m1 मास का पार्टिकल v1 से चलने लगा और m2 मास का पार्टिकल v2 से चलने लगा। तो आप किसी भी एक को ऑब्जर्वर मान सकते हैं, 1 को मान सकते हैं या 2 को मान सकते हैं। मान लो हम 1 को ऑब्जर्वर मान लें, तो अगर 1 को ऑब्जर्वर माने तो वो अपने आप को रेस्ट पे मानेगा और वो रिलेटिव वेलोसिटी 2 की निकालेगा। तो कोलिजन के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी वो निकालेगा वो ये होगी अपॉन कोलिजन के पहले जो वो निकालेगा वो ये होगी। इस पे अगर आप माइनस लगा दें तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस, अगर आप 1 की जगह 2 को ऑब्जर्वर मानते तो कोलिजन के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी होती वो ये होती अपॉन कोलिजन के पहले जो होती वो ये हो जाती। इस पर माइनस लगा दीजिए, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। किसी भी एक को ऑब्जर्वर मान के दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी बाद में निकाल लो अपॉन पहले निकाल लो। आया समझ में? ठीक है। अब यही जो इक्वेशन है ना, इसको अपन थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। जब कर लो कॉपी तो बताना। हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसकी तुम किसी एक को तो मानोगे ही ऑब्जर्वर, बस निकाल लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटा अंकित, समझ में आया आपको? मतलब आ ही गया होगा ऑब्वियसली। करें आगे करें। अब देखिए, जो E की वैल्यू है वो है v2 माइनस v1
अपॉन U2 माइनस U1 और इस पूरे पर एक माइनस साइन। ये जो माइनस साइन है, सपोज हम इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो E कितना आ जाएगा, माइनस V2 प्लस V1, यही आएगा, अपॉन नीचे तो वैसा ही है U2 माइनस U1। ठीक है बेटा सोहेल, ये बैग नीचे रख दो ना, बैग टेबल पे रखा है ना, हाँ इसको नीचे रख, टेबल नहीं चेयर पे जो रखा है उसको नीचे रख दो और थोड़ा थोड़ा सा उधर खिसक जाओ। ये जो थर्ड लास्ट पे जो बीच में बैठी है ना लड़की, आप आगे आ जाइए। हाँ तो ठीक है, अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो EU2 माइनस EU1, यही आएगा, EU2 माइनस EU1 इज इक्वल टू माइनस V2 प्लस V1। ये पॉइंट समझे, EU2 माइनस EU1 इज इक्वल टू, अब जो भी चीजें माइनस वाली हैं उसको दूसरी तरफ ले जाओ, जैसे ये माइनस EU1 है तो इसको यहां ले जाओ और ये V2 को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा EU2 प्लस V2, इट इज इक्वल टू EU1 प्लस V1। आप इस इक्वेशन को देखिए, ये ना बिल्कुल एक जनरल इक्वेशन है। अगर हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू जैसे 1 हमें पहले ही पता होती तो हम E को 1 रखते, तो ये आता ये आ जाता। देखिए ये इक्वेशन वही था जो हमने डिराइव किया था परफेक्टली इलास्टिक के लिए। तो अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक ना हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो यहां पर U1 और U2 होते हैं ना इनिशियल वेलोसिटीज, उनके साथ E मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये इक्वेशन बन जाता है इंटरमीडिएट कोलिजन का, यानी ऐसे कोलिजन का जो ना तो परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोलिजन। इसी में अगर आप E को 1 रख देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। अगर आप E को 0 रख देंगे तो किसका बन जाएगा, कौन से इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक का, है ना। वो बोल ही नहीं रहा, वो आसपास से क्यूज लेकर फिर बोल रहा, कोई बात नहीं। तो EU1 प्लस V1 इज इक्वल टू EU2 प्लस V2, ये बिल्कुल जनरल इक्वेशन है, आप इसे हर तरह के कोलिजन में यूज कर सकते हैं। जब हो जाए तो बताना। अच्छा, तो एक कोलिजन की हम बात करते हैं यहां पर, इंटरमीडिएट कोलिजन। इंटरमीडिएट कोलिजन जो ना ही परफेक्टली इलास्टिक हो और ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक हो, जिसका E 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। 0 हो गया तो परफेक्टली इनइलास्टिक। बेटा आप पहली बार आए हैं क्लास में, मतलब पुराने स्टूडेंट हो कि नए स्टूडेंट, करवा लिया है ना ऑफिशियली, वैसे ही तो नहीं बैठे हो, मतलब कई लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो E की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है ना। काव्या देखो बोर्ड की तरफ, अब ये देखो, ये M1 मास का पार्टिकल U1 से
M2 मास का पार्टिकल U2 से, दोनों आपस में टकराए, टकराने के बाद M1 मास का पार्टिकल V1 से चल रहा है और M2 मास का पार्टिकल V2 से चल रहा है ना। ये जनरल कोई भी कोलिजन है, हमें ये नहीं पता ये कौन सा कोलिजन है। अगर मान लीजिए आप बिल्कुल जनरल इक्वेशन लगाएं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा लगता है M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, है ना। इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। और दूसरा EU1 प्लस V1, EU1 प्लस V1 इज इक्वल टू EU2 प्लस V2। EU1 E की वैल्यू दे देंगे वो, EU1 प्लस V1 इज इक्वल टू EU2 प्लस V2। ये दो इक्वेशन हमें यूज करने हैं और हम हर तरह का सवाल कर सकते हैं। कर लिया कॉपी? तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। ये देखो, ये एक पार्टिकल है 6 kg का, इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा पार्टिकल है 4 kg का, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। इनके बीच कोलिजन हुआ और कोलिजन जो है उसके लिए ई दे रखा है 0.4, यानी 40% इलास्टिक है। तो हमें बताना है कि जो 6 वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अगर v1 है और 4 वाले की वेलोसिटी अगर v2 है तो v1 कितना होगा और v2 कितना होगा। सबसे पहला मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा EU1 प्लस V1, नहीं बस फॉर्मूले बता रहा हूं। EU1 प्लस V1 इज इक्वल टू EU2 प्लस V2। तो 6 8 जा 48 प्लस 4 3 जा 12। हाँ करो ना, तो मत देखो बोर्ड की तरफ, क्यों देख रहे हो। 4v2 तो 60 इज इक्वल टू 6v1 प्लस 4v2। इसको 2 से चला जाएगा ना, 3v1 प्लस 2v2
इज इक्वल टू 30। एक तो ये आ गया। वैसे ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन टाइप कितना आ रहा है अभी तुम बताओ मत, है ना, कंपेयर करना। तो EU1 प्लस V1 देखो 0.4 इंटू 8, 8 4 जा 32, तो 3.2 प्लस V1 इज इक्वल टू EU2 3 इंटू 1.2 प्लस V2। तो ये 1.2 यहां ले जाओ, 3.2 माइनस 1.2 यानी 2 प्लस V1। ये देखो एक ये इक्वेशन आ गया। अब इसको वहां रख देते हैं। 30 इज इक्वल टू 3V1 प्लस 2 और V2 बन गया 2 प्लस V1। तो 30 इज इक्वल टू 3V1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2V1। तो 26 इज इक्वल टू 5V1। तो V1 आया 5.2 आया और V2 आ गया, ये देखिए ये आंसर कर रहा था मैच, बोला था 7.2 तुमने, है ना। कोई डाउट? क्लियर हुआ? ठीक है। ये आपके पैकेज का ही क्वेश्चन है, तो पहले देख लेते हैं जरा एग्जाम के क्वेश्चन। सिक्सटीन 18 19, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, देखिए जरा इसको। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रैक्शन लॉस्ट पूछा है, तो फ्रैक्शन लॉस्ट का ये होता था ना फॉर्मूला, हाँ 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 4, अब m1 कितना है वो तो 4m है, m2 कितना है वो 2m है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 4m प्लस 2m यानी 6m का स्क्वायर। तो 8/9 आना चाहिए, है ना। 8/9 इज द फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? ये वाला देख लीजिए।
हर तरह के कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व हो ही जाता है, तो इसमें भी आप मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। लाइटर ब्लॉक यानी कि m, उसकी वेलोसिटी शुरू में v है, और जो 4m वाला है वो स्टेशनरी है। मतलब ऐसा बना ना, देखिए डायग्राम, जो m मास का पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v है, और जो 4m मास का पार्टिकल है वो रेस्ट पर है। टकराने के बाद वो ये कह रहे हैं कि लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, m जो है वो रुक गया, तो 4m हो सकता है किसी v2 से चलने लगा हो। एक्सचेंज थोड़ी हो सकती है वेलोसिटीज, एक्सचेंज तो तब होती है जब दोनों का मास सेम हो और साथ में परफेक्टली इलास्टिक भी हो, है ना। यहाँ पे बताया भी नहीं कि परफेक्टली इलास्टिक है, और मास तो खैर अलग ही है। तो मोमेंटम कंजर्व होगा m इंटू वी प्लस 0, m इंटू 0 4mv2, ये सही है। तो यहां mv लिखा है, यहां 4mv2 लिखा है, तो v2 कितना आ गया, mv अपॉन 4m, यानी कि क्या v बाय 4 आया, v2 आया v बाय 4, ये समझ में आया, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब E क्या होता है, माइनस कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन कोलिजन के पहले रिलेटिव वेलोसिटी। तो ऐसा करो, देखो v2 माइनस 0, तो v2 माइनस 0 यानी v2 ही आ गया, अपॉन, अब देखो 4m की शुरू में कितनी थी वेलोसिटी, 0, 0 माइनस v, समझ रहे हो, v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस, तो v2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस v, v2 कितना है v बाय 4, तो v बाय 4 अपॉन ये कितना आ गया 1 बाय 4 आ गया। आया समझ में, यानी कि आंसर आ गया। देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, नहीं वो तो तब है यार जब उसका मास बहुत ज्यादा हो उससे, और दूसरा वो भी है कि परफेक्टली इलास्टिक भी हो तभी तो। पर इसमें वो यूज कर सकते हो, EU1 प्लस V1 इज इक्वल टू EU2 प्लस V2। देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो बताइए। मतलब आप ये लिख सकते हैं, देखिए E इंटू वी प्लस 0, देखो E इंटू वी प्लस 0 इज इक्वल टू E इंटू 0 प्लस V2, ये लिख सकते हैं। जब हो जाए तो बताइएगा। करें, आगे करें। सही, आइडेंटिकल, दोनों का मास सेम है। ये भी लिखा है इलास्टिकली, तो इलास्टिकली मतलब क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगी ना वेलोसिटी, तो जिसकी पहले 0.5 थी अब उसकी हो जाएगी माइनस 0.3, और जिसकी माइनस 0.3 थी उसकी हो जाएगी 0.5। तो आंसर क्या हो जाएगा,
बी और ए, अच्छा बी और ए पूछा है ना, तो 0.5 n, देखो गलत हो गया है ना, यही होता है, तो 0 पॉइंट यही होगा ना फिर, तो वही मैंने कहा था कि कैसे हो जाए। चलो क्लियर हुआ। ये वाला देखिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे लगता है थोड़ा। इसमें लिखा है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली with a velocity of 400 meter per second strikes a wooden block of mass 2 kg which is suspended by a light inextensible string of length 5 meter। देखो एक बुलेट है, उसका मास है 10 ग्राम, वो किस वेलोसिटी चल रही, 400 मीटर पर सेकंड से, वो एक ब्लॉक से टकराती है जिसका मास है 2 kg, और वो ब्लॉक एक 5 मीटर लंबी स्ट्रिंग से टंगा हुआ है, ये है ना। तो ये देखिए, ये है, ये लेंथ है 5 मीटर, और कितना मास था इस ब्लॉक का, 2 kg, और एक बुलेट जिसका मास था 10 ग्राम यानी 10/1000 kg, वो किस वेलोसिटी से आ रही है, 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दोनों टकराए, टकराने के बाद क्या हुआ वो उन्होंने यहां लिखा होगा, एज अ रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज फाउंड टू राइज अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब उन्होंने कहा कि क्या हुआ, इसके बाद टकराने से जो ये ब्लॉक है ये ऐसे गया होगा इधर, और यहां कहीं पहुंचा होगा, ये इसकी पुरानी पोजीशन थी, ये नहीं है, तो जो इसकी हाइट है पुरानी पोजीशन से, वो कितनी है, यहां पे लिखा है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जरूर इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी v1, तभी तो ऐसे गया होगा। ठीक है, अब इनने कहा है स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस आउट फ्रॉम द ब्लॉक इज, तो मतलब कि बुलेट ऐसा नहीं हुआ कि ब्लॉक के अंदर घुस के रह गई, वो बाहर निकल आई, तो बुलेट जब बाहर निकली तो उसकी वेलोसिटी हम v2 मान लेते हैं। तो उनने पूछा है कि बताइए बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी। इसमें क्या है, कोलिजन तो है ही, उसके बाद वो ये ऊपर जाने लगा ना, तो शायद एनर्जी वाला कंजर्वेशन भी हो गया। तो पहले एक काम करते हैं, किसी भी कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व करा ही सकते हैं, है ना, तो कराते हैं मोमेंटम कंजर्व।
शुरू में इसका कितना मोमेंटम था, 10/1000 इंटू 400 है ना, लेकिन इस 2 वाले का तो कोई नहीं था मोमेंटम क्योंकि वेलोसिटी 0 थी। बाद में ये जो 2 kg वाला है इसका मोमेंटम हो गया 2v1 अगर इसकी वेलोसिटी ये हो गई, और प्लस जो ये बुलेट है इसका मास तो ये है इंटू v2। क्या ये समझे? तो इससे एक इक्वेशन तो बन जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2 अपॉन 100। यही कहना चाह रहे हैं? कोई डाउट इसमें? ठीक। अब उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये जो ब्लॉक था ना ये 5 सेंटीमीटर ऊपर, सॉरी 10 सेंटीमीटर ऊपर गया, तो हम कहेंगे इसका मतलब ऐसा हुआ होगा कि अभी जैसे ये ब्लॉक है तो वेलोसिटी आ गई, अब ये ऊपर गया होगा और कुछ यहाँ हाइट हो गई, तो यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ, इसको अलग कर रहे हैं ना, हाफ इंटू एम इंटू v1 का स्क्वायर, ये है इसकी काइनेटिक एनर्जी शुरू में। और जब ये 10 सेंटीमीटर ऊपर गया तो काइनेटिक खत्म हो गई और पोटेंशियल आ गई, पोटेंशियल कितनी होगी, m g, और h 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को अपन 100 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि यार v1 का जो स्क्वायर आया वो 2 आ गया, यानी v1 आ गया √2, ये आया v1। अब v1 अगर मिल जाए तो वहां रख के v2 निकाल सकते हैं, तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू v1, इसको 1.4 ही ले लें, तो 4 इज इक्वल टू 2.8 प्लस तो 1.2, तो V2 120 आना चाहिए फिर तो, इसके हिसाब से इसी के आसपास आना चाहिए ना, अपन ने राउंड ऑफ करके देखो है कोई ऑप्शन, ये समझ में आया? देखो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोलिजन में थोड़ी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये लिखा थोड़ी है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, अगर लिखा होता तभी तो एनर्जी कंजर्व कराते। ठीक है ना, एनर्जी कभी कंजर्व मत कराओ जब तक ये लिखा ना हो, बल्कि मैं तो कह रहा हूं परफेक्टली इलास्टिक में भी मत कराओ, क्योंकि वो स्क्वायर आ जाता ना तो फिर वो दिक्कत होती है। ठीक है, कुछ समझ में आया? किया जाए एक और ट्राई। देखो वैसे ये तो काफी आसान क्वेश्चन है पर देख लीजिए, आंसर क्या है, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, पता नहीं आंसर मेरे को, पर हो सकता है 10। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड,
फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। एक बॉल को 20 मीटर से नीचे फेंका गया किसी वेलोसिटी v नॉट से, तो जब वो ग्राउंड से टकराई होगी, इन्होंने लिखा इट लूजेस 50% ऑफ द एनर्जी, तो उसने अपनी 50% एनर्जी का लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया। आफ्टर कोलिजन बॉल अगेन रीचेस टू द सेम, मतलब बाद में बॉल फिर से 20 मीटर पे आ गई, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा। देखिए शुरू में ये ग्राउंड है, जो ये बॉल है ये 20 मीटर से इसको v नॉट वेलोसिटी से फेंका, तो ये ग्राउंड से टकराई, ग्राउंड से टकराने पे 50% लॉस हो गया, लेकिन बॉल वापस उसी हाइट तक पहुंच गई, उसी हाइट तक पहुंच गई, पर उस हाइट पर अब बॉल के पास वेलोसिटी नहीं है, पहले वेलोसिटी थी अब नहीं है। तो शुरू में कितनी एनर्जी थी, देखो शुरू में कितनी एनर्जी थी, पोटेंशियल थी m g h, और शुरू में काइनेटिक कितनी थी, ये थी। ये जो एनर्जी है बॉल के पास, इसमें से 50% का लॉस हो गया, तो बची कितनी, 50% बची, यानी इसका जो 50% है वो है फाइनल एनर्जी। अब फाइनली देखा जाए तो बॉल के पास सिर्फ पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है, तो काइनेटिक जीरो। समझे लॉजिक? क्या हुआ, जो एनर्जी थी शुरू में 50% का लॉस हो गया, 50% बच गई। अगर वो कहते 60% का लॉस हो गया तो हम कहते 40% बच गई, तो हम यहां 40/100 कर देते। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर चला गया, अच्छा सारे m कैंसिल हो गए, तो 1/2 200 प्लस v नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू अगेन 200, तो ये इधर चला गया, तो 200 प्लस v नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 400। तो v नॉट स्क्वायर बाय 200 आ गया, मतलब v नॉट का स्क्वायर 400 आ गया, यानी v नॉट कितना आ गया, 20 आ गया। तो देखें कोई ऑप्शन है ऐसा, थर्ड ऑप्शन हो गया है ना। आया समझ में, आया बताइए, ठीक है। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन। तो कोलिजन पर कैसे सवाल आते हैं, क्लियर हो रहा है? सभी तरह के सवाल आ जाए, हर चीज पे ही सवाल आ रहा है। जब कर लो तो बता देना। हो जाए तो बताना फिर। हो गया, ये 2012 में आया था, एक बार इसको भी देख लो।
वैसे इसमें तो दिया ही नहीं कि कैसा कोलिजन है, लेकिन कैसा भी कोलिजन हो मोमेंटम तो कंजर्व हो ही जाता है। टू स्फीयर्स A and B of mass m1 and m2 collide, ठीक है। A is at rest initially and B is moving with a velocity v along x axis, मतलब कि A जिसका मास हम m1 ले लेते हैं वो रेस्ट पर है, और B जिसका मास m2 मान लेते हैं, दिया नहीं है ना, ये V से चल रहा है। कह रहे हैं कि टकराने के बाद जो B है, B यानी जिसका मास m2 है, वो v/2 से जाने लगा इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, यानी पहले अगर x में चल रहा था तो अब y में चलने लगा होगा, है ना। तो a कैसे चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, a की वेलोसिटी को v1 मान लो यार, है ना, और करो वो मोमेंटम का, लेकिन बस इसमें x y आ गया तो i कैप j कैप लगा लेना। तो m2 इंटू v i कैप प्लस m1 इंटू 0, इट इज इक्वल टू m2 इंटू v/2 j कैप प्लस m1 v1। सही लिखा मैंने, जहां भी लगे कि अलग अलग एक्सेस हैं तो अब इसको इधर ले जाते हैं, तो क्योंकि हमें v1 निकालना है ना, m2 इंटू वी आई कैप माइनस m2 इंटू v/2 j कैप इज इक्वल टू m1 इंटू v1। तो m1 को नीचे ले जाओ, तो यहां से v1 कितना आ गया, m2v अपॉन m1, ये आई कैप के साथ आया, माइनस m2v अपॉन 2m1, ये j कैप के साथ आया, ये बना। इतना समझे। अब इसको ड्रॉ करते हैं क्योंकि इन्होंने एंगल पूछा है। ये तो यार दिख ही नहीं रहा क्या लिखा है, m2 v बाय m1 आई कैप माइनस m2 v बाय 2m1 j कैप, ये लिखा है v1। तो इसको बनाते हैं, x एक्सिस में कितना आएगा, m2 v बाय m1, सही है ना। y एक्सिस में देखो ये निगेटिव लगा है, यानी ऐसे आ जाएगा, कितना, m2v बाय 2m1। अब अगर इनका हम ये देखिए ये एंगल, तो x एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल है, तो tan थीटा को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, यानी m2v अपॉन 2m1 अपॉन बेस, यानी m2v अपॉन m1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा आ गया, ये आना चाहिए, है ना, यही आना चाहिए। निगेटिव एक्सिस, अच्छा वैसे कह रहे हो क्या, एक्चुअली निगेटिव का ये मतलब नहीं हुआ कि एंगल 90 से 180 के बीच में लाई कर सकता है, वो तो सही है, लेकिन जैसे मतलब, अच्छा तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर ऊपर होता तो प्लस लेते और नीचे होता तो माइनस लेते,
नहीं, एक बात ये बताओ, ये जो सवाल है क्या इसमें इनने लिखा है कि ये प्लस वाई में जाने लगा? नहीं लिखा ना, 90 डिग्री कहा है, तो 90 डिग्री नीचे नहीं जा सकता, तो फिर ऊपर होगा। इसका मतलब कि ये कैसे जाएगा इस हिसाब से चेंज होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो बताते ना। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि माइनस का मतलब हो गया कि ऐसे जा रहा होगा। क्योंकि उस केस में ये एंगल हो जाता और ये एंगल 180 से 90 से 180 के बीच में हो जाता। समझे लॉजिक? असल में क्या है, कई जगह इसका जो सॉल्यूशन है ना वो सेकंड करके दे रखा है ना, लेकिन वो गलत है, क्योंकि इस सवाल में कहीं ये लिखा ही नहीं कि वो ऊपर गया कि नीचे गया। अब मान लो कोई आदमी नीचे बना दे तो फिर ये कहां चला जाएगा? तो फिर तो ऐसा आंसर, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि सिचुएशन टू सिचुएशन आंसर बदले। इसीलिए इसका ये मतलब हुआ कि एंगल 90 से छोटा बन रहा है, इसका ये मतलब हुआ एंगल 90 से बड़ा बन रहा है, तो 90 से छोटा ही एंगल बन रहा है ना। आया समझ में लॉजिक? यही सही आंसर होगा। किसी भी और सोर्स पे वो मत करें, क्योंकि उन्हें कईयों को खुद ही नहीं पता कि हम क्या बता रहे हैं। ये बात सच है। क्लियर हुआ लॉजिक? इतने ही सवाल थे, है ना उसके।